पुराने ज़माने में तो लोग जो सारी चीज़ें प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में खाते थे वो सब फॉलो होता था। आज की जो नई पद्धति है उसमें आप किस तरह ये बच्चों को बताएंगे कि जो आपकी प्रॉपर डाइट है, जो आप घर से लेते हैं या जो बाहर से कुछ भी आप करते हैं, वो कहाँ तक उनके लिए महत्वपूर्ण है और कहाँ तक उनके लिए एंड उनके बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइडियली अगर हम मेडिकली देखें है ना, तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऑप्टिमली काम करता है बिफोर 30 इयर्स। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस इजी कंसेप्शन होता है जब हम उसको 30 से पहले प्लान करें। इस खान पान से हम किस तरह से उनको रिकवर करवाएं एंड कैसा उनका हेल्दी इन्वायरमेंट हो। वाटर कम लेने का पहले के लोगों का अलग एक मिथ होता था कि उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आएंगे या स्पेशली बेली फैट रह जाएगा। बट वाटर क्यों ज़रूरी है, हम उस पर बात करें अगर, कि ये न्यू मॉम्स की ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इन्हांस करता है। बिल्कुल है ना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 80% वाटर है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अच्छे से क्यों नहीं बनता। तो डॉक्टर फियोनिका जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है और जो ये मॉडर्न डाइट है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? सबसे मेन स्ट्रगल होता है हर एक न्यू मॉम का कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़े। तो डॉक्टर फियोनिका जी, हमने ऑल ओवर सारी बात कर ली कि प्रेगनेंसी से लेके पोस्ट प्रेगनेंसी तक, पर मैं चाहूँगी कि कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने तक कोई आप छोटे से शब्दों में हमारी बच्चों को कुछ ऐसा दे दो कि उनके दिमाग में क्लिक हो कि हाँ, हमें ये करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका गर्भावस्था की इस जर्नी में, जहां हम आपके कुछ सवाल जवाब उनका आंसर करते हैं। और मैं हूं अल्पना तिवारी एंड आज जिन्हें हमने ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया है वो है डॉक्टर फियोनिका जी। ये कोकून में डाइटिशियन है एंड योगा स्पेशलिस्ट है। तो आज हमारी वार्तालाप इनके साथ होगी और आज आपके जो भी सवाल जवाब हमारे पास आए हुए हैं उनका भी हम इनसे जवाब लेते हैं कि डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान एंड गर्भावस्था के बाद में। स्वागत है डॉक्टर फियोनिका जी का। थैंक यू अल्पना जी एंड हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर फियोनिका। अल्पना जी ने इंट्रोडक्शन तो मुझे दे ही दिया है एंड हमारे बैकग्राउंड्स काफ़ी सेम है। बिफोर योगा ट्रेनर एंड डाइटिशियन, आई एम एन आयुर्वेदा फिजिशियन एज वेल, और जो हमारा नुस्खा है वो भी पूरा आयुर्वेदा बैक्ड है। सो इट्स ग्रेट टू बी हियर एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो सबसे पहले फियोनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपकी तो पूरी डाइटिशियन वाली जर्नी है, तो ये मतलब पुराने जमाने में तो लोग जो सारी चीजें प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में खाते थे वो सब फॉलो होता था। आज की जो नई पद्धति है उसमें आप किस तरह ये बच्चों को बताएंगे कि जो आपकी प्रॉपर डाइट है, जो आप घर से लेते हैं या जो बाहर से कुछ भी आप करते हैं, वो कहाँ तक उनके लिए महत्वपूर्ण है और कहाँ तक उनके लिए एंड उनके बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वो प्री प्रेगनेंसी हो या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी हो। सो अगर हम देखें, हमारी जो पूरी हेल्थ है उसका मेन बेस जो है वो हमारा न्यूट्रिशन है। एंड जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपके साथ 2 लाइफ्स हैं आपकी खुद की। सो प्रेग्नेंट जो फीमेल है उनको अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखना है एंड साथ में जो गर्भ है उसका भी पूरा पूरा पोषण करना है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन और डाइट होना चाहिए वो इस तरह का हो कि वो पहले हमारी हेल्थ को अच्छा रखे, साथ ही बेबी के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, बेबी के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। सो इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करता है ये न्यूट्रिशन। नॉर्मली हम घर से लें, बाहर से लें, हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, बट हमारा जो डाइट होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए एंड इसमें अलग अलग ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिफरेंट न्यूट्रिशंस होने चाहिए। जब हम बात करते हैं राइट न्यूट्रिशन की, तो ये आपकी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी जर्नी को तो बेस्ट करता ही है, साथ ही आपको प्रिपेयर करता है कि हमारा जो लेबर होगा वो कितना स्मूथ होगा। अच्छा। और साथ ही जब हम रिकवर कर रहे होंगे तो यही न्यूट्रिशन जो है वो हमारे बाद में भी काम आएगा। इसीलिए जितना ज़रूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उतना ही ज़रूरी है पोस्ट डिलीवरी, साथ ही जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, चलो आज आपने जैसे ये उठाया सवाल तो एक मेरे मन में भी आया और बहुत सारी मेरे को बच्चियां कहती भी है कि प्री डिलीवरी तो हमारा जब गर्भावस्था के दौरान तो हमारा पूरा ध्यान रखना जाता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है सबका ध्यान बच्चे पे चला जाता है। इसमें हमने एक वीडियो बना के स्पेशली सबको बताया भी है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप जो मदर इन लॉ हैं, मदर हैं, उनको इस बारे में ये जरूर बताएं कि पहले के बाद में, बल्कि बाद में और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए
डाइट को लेके, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सो मेरा सभी मदर इन लॉस और मदर से ये विशेष आग्रह है कि बेबी को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो माता के थ्रू ही है। तो बिल्कुल। जितना हम बेबी के आने से एक्साइटेड हैं उतना ही हमें मदर का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी रहेगी और हैप्पी रहेगी तभी हमारा जो बेबी है वो उसी तरह की वाइब्स रहेंगी उनमें और वो हेल्दी रहेंगे। तो हमें उनका ध्यान भी उतना ही रखना है जितना हम बेबी का रख रहे हैं। और इनडायरेक्टली जब हम माता के डाइट न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं तो जो ब्रेस्ट फीड है वो प्रॉपरली बनेगा। और साथ ही जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, तो वो बेबी और मदर की बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब मदर एक अच्छा सा डाइट ले रही है, साथ ही इन्वायरमेंट जो है वो हैप्पी है और वो रिलैक्स्ड है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, आप उनके सपोर्ट के लिए हैं, तो उनकी जो मदरहुड की जर्नी है ये और ज्यादा बेहतर हो जाती है। एंड नेक्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हम शुरू से फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक जो हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है एंड 9th के बाद जो पोस्ट डिलीवरी हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है, आपकी जो अभी जो पाश्चात्य जो सभ्यता आ रही है, जो बच्चियां कहती है कि ये खाना है वो नहीं खाना है, तो इन दोनों को आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? हमारा जो भी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं या ट्रेडिशंस जो हैं हमारे, वो सब साइंस बैक्ड हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस समझें, अगर मैं गुड़ खा रही हूँ या मैं आजकल जो सीड्स का ट्रेंड बड़ा चल रहा है ना, बिल्कुल, तो जो सीड्स हैं वो आजकल ट्रेंड में आए हैं। हमारे यहाँ पे तिल और बाकी तरह के सीड्स जो हैं वो रेगुलरली यूज आते थे, हम उनको सीजन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम मीठे में भी डिफरेंट चीज़ें, गुड़ के अलावा भी हम खांड यूज़ करते हैं, या हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें या घी की बात करें, बिल्कुल ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर देती हैं और जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को भी एनहांस करती हैं। तो जब भी हम एक लड्डू बना के खा रहे हैं, तो जो लड्डू का जो पूरा न्यूट्रिशन मिलना है हमें, है ना, अगर हम उसको घी में इसीलिए बना रहे हैं सो दैट उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो, हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर रहे और हम फुल ज़्यादा देर के लिए रहे। मतलब अगर मैं एक लड्डू खा रही हूँ तो उससे मुझे न्यूट्रिशन के साथ साथ जो भूख का एहसास है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आप चाहें तो उनको थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, है ना, लेकिन ये नहीं है कि हमें बिल्कुल शक्कर नहीं खानी है, बिल्कुल घी नहीं खाना है, या पूरा ही वो उन चीज़ों को फॉलो करना है जो हम ट्रेंड्स को देख रहे हैं। और हमेशा जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ कि उनकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करें और हमेशा देखें कि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसका साइंटिफिक बेस क्या है। तो आयुर्वेद देख लीजिए और साथ ही हमारा नुस्खा देख लीजिए, इसकी जो सारी चीज़ें हैं इसमें हम हर एक चीज़ को इस तरह से रखते हैं कि वो हर ट्राइमेस्टर में जो बॉडी की नीड है मदर की और बेबी का जो डेवलपमेंट है उसको साथ में कंसिडर कर पा रहे हैं, साथ ही आगे के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम प्रेगनेंसी में डाइट ले रहे हैं तो पोस्ट डिलीवरी के लिए कर रहे हैं, पोस्ट डिलीवरी में जो ले रहे हैं तो हमारे 6 मंथ बाद जो हमें बाउंस बैक करना है, हर एक फीमेल को वापस जाना है अपनी नॉर्मल लाइफ में, जहाँ पर प्री प्रेगनेंसी जैसे एनर्जेटिक फील करें, उनका स्टेमिना अच्छा रहे, अगर वो वर्क ज्वाइन कर रही हैं तो वहाँ पर भी उनका कंसंट्रेशन पूरा रहे। तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों को इसमें साथ में कंबाइन कर सकते हैं। वही बात हो गई ना कि ये 40 दिन आगे के 40 साल। बिल्कुल। तो जैसे नुस्खा में जो बनता है प्रोडक्ट कि हम लोग जैसे शंखपुष्पी ब्राह्मी जैसे हब्स बच्चियों को प्रेगनेंसी के दौरान खिलाते हैं, विटामिन सी के लिए जैसे आंवला देते हैं, एंड ये जो अपना कोकोनट पीनट लड्डू वगैरह, रागी और ये सब देते हैं। तो क्या आपके डाइट में इनका कुछ महत्व है वाकई में? बहुत ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता जो आ रही है उसमें कितना महत्व है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आपने बात करी शंखपुष्पी और ब्राह्मी की, तो हम फिजिकल हेल्थ की बहुत बात करते हैं। आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है वो है मेंटल हेल्थ, है ना। ज्यादातर जो भी फीमेल्स मदर बनने वाली हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में है या वर्किंग है, कई बार गाइडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, साथ में और जो काम है वो भी करने हैं, तो स्ट्रेस अपने आप से आ जा रहा है ना। तो वो रिड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसको हेल्प करते हैं हमारी जो हर्ब्स हैं, ब्राह्मी शंखपुष्पी जो हैं वो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगी, स्लीप अच्छी आती है, कंसंट्रेशन बेटर होता है और मूड भी अच्छा होता है मेनली इनसे। तो बहुत अच्छा है इस तरह से। जो आपने और प्रेपरेशन बताया, चाहे रागी हो, रागी जैसे कैल्शियम आयरन में बहुत रिच है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में, और पोस्ट डिलीवरी भी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। इसी तरह से आंवला, ज़्यादातर फीमेल्स को हम आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, बट वो आयरन सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है,
और आंवला अपने आप में हिमेटेनिक है, मतलब वो भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाता है एंड इतना अच्छा विटामिन सी का सोर्स है जो आफ्टर कुकिंग ऑल्सो डजेंट डिस्ट्रॉयज और काफ़ी हाई अमाउंट में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो हमारे प्रेपरेशन है वो एक्चुअली हम भी अपने डाइट प्लान में इसी तरह की चीज़ें जो है सजेस्ट करते हैं। बस जैसे स्पेशली सवाल आए हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या मिथ्य है और ये क्या सही है, कि बहुत सारी बच्चियां पूछती है कि हमें प्रेगनेंसी टाइम में स्पाइसी फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हाँ, नॉर्मली स्पाइसी फूड सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, अनलेस हम बहुत हाई स्पाइस ले रहे हैं वो मत लीजिए। मॉडरेट स्पाइसी फूड हम पूरी प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। नॉर्मली थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है आपके स्टमक पे, है ना। तो जो भी हम एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड लेते हैं उससे हमें हाइपर एसिडिटी जैसे या रीगर्जिटेशन जैसे या इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ना लें। और अगर आप ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी की बात करें तो मॉडरेट स्पाइसेस ठीक है ना, जैसे हमने शुरुआत में भी बोला था, मॉडरेशन इज द की। मैं जब बहुत हाई अमाउंट में रेड चिली हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, गरम मसाले हो गया, है ना, या सॉल्टी फूड हो गया, आउटसाइड फूड जो बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी है वो लूँगी तो प्रॉब्लम करेगा। नॉर्मली जितना टेस्ट एनहांसमेंट और फ्लेवर के लिए ज़रूरी है उतना सा स्पाइस ले रहे हैं तो वो आप हमेशा ले सकते हैं और वो अच्छा भी है क्योंकि वो आपके लिए डाइजेस्टिव फंक्शन करेगा। दूसरा सवाल है कि हमारी राइट एज क्या होनी चाहिए कंसीव करने के लिए। तो मैंने पहले भी मेरे एक उसमें बोला था कि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जैसे अभी दीपिका पादुकोण जी, जिनके साथ कि उनका डाइटिशियन भी है, उनका डॉक्टर भी है 24 आवर्स। आम जनता के साथ ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप? आइडियली अगर हम मेडिकली देखें ना तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऑप्टिमली काम करता है बिफोर 30 इयर्स। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस इजी कंसेप्शन होता है जब हम उसको 30 से पहले प्लान करें। आजकल क्योंकि मैरिज एज आगे बढ़ गई है ना, पहले हम उसको 20 to 30 कहते थे, अब हम कहते हैं कि 25 to 30 जो है वो वैसे आइडियल एज है। बट क्योंकि जितना शादी जरूरी 30 में हो रही है। हाँ जी, जितना जरूरी है हमें मेडिकली चीजों को समझना, उतना ही ज़रूरी है हमारा करियर या हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या हमारा मेंटल मेकअप। आइडियल सिचुएशन एक अलग है, पर्सनल सिचुएशन बहुत अलग अलग हो सकती है। तो आप जिस भी एज में प्लान कर रहे हैं, आजकल 35 बाद भी 40 तक भी फीमेल्स प्लान करती हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अगर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट का अच्छा सपोर्ट है, हम उनके रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं, हम अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल अच्छे से कर रहे हैं और हमारे हार्मोन्स बैलेंस में हैं, तो जो एज है वो मैटर नहीं करेगी इफ़ वी आर वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर टेकिंग गुड केयर अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। रिसेंट मैंने भी आपका वीडियो एक देखा था जिसमें आपने पानी को लेके वो किया था कि क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है, पुरानी सभ्यता में ये कहा जाता था कि पानी कम पियो, लेकिन जो मेरा नॉलेज है मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त बच्चियां दूध ही, क्योंकि जैसे मेरी भी डिलीवरी हुई या मेरी मदर बताती है कि हमारी डिलीवरी में हम 1.5-2 किलो दूध पी लेते थे। आज की जनरेशन इतना दूध नहीं पी पाती है, तो लिक्विड फॉर्म कम जा पाता है। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि नहीं पानी कम पियो। तो आपने काफी कुछ बताया, लेकिन इसको और कुछ ज्यादा उसमें विस्तृत जानकारी देंगे बच्चियों को तो ज्यादा बेटर लगेगा। वाटर जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का पार्ट है ना। जितना जरूरी हमारे लिए खाना है उतना ही जरूरी है हमारा फ्लूइड इंटेक। बिल्कुल। और वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत इजीली हम सब ले सकते हैं। वाटर कम लेने का पहले के लोगों का अलग एक मिथ होता था कि उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आएंगे या स्पेशली बेली फैट रह जाएगा। बट वाटर क्यों ज़रूरी है, हम उस पर बात करें अगर, कि ये न्यू मॉम्स के ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इन्हांस करता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 80% वाटर है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगा कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अच्छे से क्यों नहीं बन रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी का लेना, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इन्हांस करेगा। सेकेंडली, एक बहुत कॉमन इशू आता है न्यू मॉम्स के साथ कॉन्स्टिपेशन का। बिल्कुल। हम खाना अच्छे से ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर आपका फ्लूइड इंटेक या वाटर इंटेक कम हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज़रूर रहेगा। एंड पानी पीना मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है। अगर हम पूरे 12 ग्लास या 10 ग्लास पानी नहीं पी पा रहे हैं तो हम दूसरे लिक्विड्स भी उसके साथ साथ इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने बताया आप दूध पीते थे, तो अगर मैंने
1 लीटर दूध पी लिया तो मेरे 4 ग्लास वैसे ही हो गए वैसे ही लिक्विड हो गए, के। बिल्कुल। अगर आपने एक नारियल पानी पी लिया तो वो भी एक ग्लास में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर को हम जनरलाइज करते हैं लिक्विड के लिए, बट वाटर के अलावा भी और चीज़ें, सीजन अप्रोप्रिएट आप इसमें लिक्विड डिफरेंट भी कर सकते हैं। पानी जो है, अगर हम, वैसे तो मैं अपने हर एक क्लाइंट्स को बताती हूँ, एक थंब रूल रखना है, हर ब्रेस्ट फीड से पहले 1 ग्लास पानी साथ में रख के रहना है, है ना, बिल्कुल। चाहे उसको पहले लें चाहे बाद में बाद लें। में लें, अगर बिल्कुल। ये करेंगे तो पानी तो इतना हो ही जाना है, उसके अलावा जो होगा वो बोनस हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी जो डिलीवरी पीरियड हुआ उसमें मेरे को ये बताया गया था, क्योंकि मेरे फादर तो एक आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने कहा कि पानी पीना चाहिए, लेकिन वही है ना कि जब बच्चा बाहर आ गया तो आपका यूट्रस बिल्कुल खाली है, तो किसी भी चीज को इतने प्रेशर से मत डालो कि उसमें हवा जाए, सिप सिप करके पियो तो ज्यादा बेटर है। वो भले दूध हो या खाना भी हो, धीरे धीरे चबा के खाओ, तो शायद बिल्कुल आज सही हो रही है ये पूरी बात कि बच्चे इसको रिलेट कर सके कि हाँ, जो डॉक्टर फ्यूनिका जी ने बताया उसी पे हमें फॉलो करना है। मोस्टली डॉक्टर फ्यूनिका जी आप कोकून में एक डाइटिशियन के बतौर भी हैं, एंड आप योगा स्पेशलिस्ट भी हैं वहाँ पे, एंड आप गर्भ संस्कार को भी देखती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कितना मायने रखती है बच्चों के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बाद के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे एक टैबू है ना कि फिजिकल एक्टिविटीज मत करो, आप पूरा पूरा आराम करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। आप जो प्रेगनेंसी में वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग करते हैं, ये आपकी 9 मंथ्स की जर्नी को तो बेस्ट बनाता ही है। साथ ही पोस्ट डिलीवरी हमारी बॉडी कितने जल्दी बाउंस बैक करेगी वो ज़रूरी है, क्योंकि पहले के लोग फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कर लेते थे ना। अगर मुझे डेली खेतों में काम करने जाना है, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है तो मुझे वॉकिंग करनी है ना, घर के हर एक काम जो मुझे अपने हैंड से करने हैं, तो काफ़ी सारा फिजिकल वर्कआउट जो था वो ऑलरेडी करते थे। अब क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिट हो गई हैं, गैजेट से हम आसपास घिरे हुए हैं, तो हमें अलग से ज़रूर वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, व्हाटएवर, है ना, जो भी हमारी बॉडी जो है उसके लिए सूटेबल है या जो हमारे गायनी ने हमें सजेस्ट किया है। अगर हमें कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हम नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम अंडर हमारे गायनी के गाइडेंस में चालू रख सकते हैं। कुछ नई चीज़ें अलग से ट्राई नहीं करनी है, जैसे अगर हम कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वर्कआउट्स नहीं करते थे तो नया कुछ मत करिए, बट जो आप ऑलरेडी करते थे उसकी इंटेंसिटी को या उसके सेट्स को मॉडिफाई करके करते रहें। एंड मैं तो क्योंकि योग से जुड़ी हुई हूँ तो आई तो सजेस्ट कि आप योग ज़रूर करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं और सारी फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो हमारे बॉडी, मसल्स, जॉइंट्स पे काम करती है और उसको फिट रखने में हेल्प करती है। योग इन सब के साथ साथ आपके माइंड को भी हेल्प करता है रिलैक्स करके रखने में, और मेंटल मेकअप में। जितना ज़रूरी है बॉडी को प्रिपेयर करना लेबर के लिए, उतना ही माइंड को भी ज़रूरी है तैयार करना। तो अगर हम योग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट विच इज़ सजेस्टेड और सूटेबल फॉर योर बॉडी, वो आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। और आप थैंक्स करेंगे मुझे बाद में, जब आपको सेगीनेस फील नहीं होगी। नॉर्मली क्या होगा, वजन तो कम हो जाएगा बट मसल का टोन चला जाएगा। जब हम अचानक से बहुत सारा वजन गेन कर रहे हैं, 12-13 किलो, और उस दौरान हमने कुछ भी नहीं किया, और जब बाद में हो सकता है मैं प्री प्रेगनेंसी वेट पे भी आ जाऊं, लेकिन मेरे मसल में वो टोन नहीं रहेगा। तो जो मैं अभी कर रही हूँ ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल। कई बार बच्चियां जब कंसीव करती है तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कई बार बच्चे शुरू में फर्स्ट बार में जैसे ही वो कंसीव करती है बहुत पैनिक हो जाती है, और इसलिए हमने बहुत बार देखा है कि उनका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में, और वो भी इन्फ्लुएंस को ढूंढती है, कुछ और दिशाहीन हो जाती है बच्चियां, तो उनके लिए सही मापदंड क्या है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि उन्हें पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक हो गया तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। माइंड रिलैक्स होना जरूरी है। तो आप इसको कहाँ तक उस पर लेके जाएंगी? हर एक प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी यूनिक, है ना। एंड आप किस एज में प्रेग्नेंट हुए हैं, है ना, और आपकी फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आई सजेस्ट हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए और एक कंपैरिजन मत करिए। हो सकता है सेम मेरी फ्रेंड जो है वो भी प्रेग्नेंट हुई हैं और उनकी प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ चल रही है, वो डेली जो है बहुत अच्छा फील कर रही हैं, डेली वर्कआउट कर पा रही हैं,
उनको एक अलग सा स्किन में ग्लो आ गया है और मेरी प्रेगनेंसी एकदम अलग है, तो मेरा जो कंपैरिजन स्टार्ट हो सकता है। या फिर जब जिनसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनको देख के मुझे लगेगा कि मेरी प्रेगनेंसी ऐसी क्यों नहीं जा रही। तो हर एक ह्यूमन बॉडी और प्रेगनेंसी बहुत यूनिक है एंड आपको एम्ब्रेस करना है। आप एक बहुत बड़ा टास्क कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक लाइफ बना रहे हैं, है ना। एंड इसको लाइटली मत लीजिए, है ना। बाय गॉड्स ग्रेस यू आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल सोल इनसाइड यू, है ना। बिल्कुल। एंड एवरी इन एट एनी स्टेज, है ना, हर एक मदर, है ना, ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी कैसी रही हो, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही होते हैं। और हर एक पेरेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में भी बेस्ट ही करता है। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो अपना बेस्ट करना है। हमें अलग अलग तरह की चीज़ों में नहीं जाना है जहाँ पर हमें नहीं पता कि ये जो हमें गाइड कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है ना। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो उनके लिए हो सकता है बेस्ट हो, बट वो आपके लिए सूटेबल ना हो। तो हर एक ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है, ना ही पैनिक में डिफरेंट तरह की लोगों को या ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जिनके पास एग्जैक्टली खुद के अलावा किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे या डाइटिशियन के पास जाएंगे या एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो प्रीनेटल या पोस्टनेटल एक्सरसाइज या योग जो करवाते हैं, तभी हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि हमारे लिए इस टाइम पे जो मेरा ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेरी हेल्थ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट क्या है। ठीक है। मैं तो बच्चों से कहना चाहती हूँ ना कि दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो। आपकी फर्स्ट, अगर कोई 2 बच्चे कंसीव किए हैं किसी ने, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का अलग एक्सपीरियंस रहा है, सेकंड का अलग रहा है। बहुत सारी बच्चियां कहती कि हमें 3 महीने पहले बहुत वॉमिट हुई, सेकंड डिलीवरी में हमें कोई वॉमिट ही नहीं हुई। तो ये तो आपकी बॉडी उस वक्त क्या रिएक्ट करती है उस पर निर्भर करता है। अच्छा, बहुत सारे जैसे कुछ बच्चियां खाना भी चाहती है कई चीजें, तो बहुत सारी पाबंदियां जो घर वाले वो कहते हैं ना कि बिना ज्ञान के कुछ बहुत अपने आप में अर्जित कर लेना। हम कहते हैं कि नहीं, आप रात को जैसे गुड़ पानी में भिगो के और सुबह उसका पानी पीना चाहिए, तो आपके लिए आयरन सोर्स बहुत अच्छा होगा। एंड बहुत सारी चीजें हम उन लोग को खाने के लिए गाइड करते हैं, तो मना किया जाता है कि नहीं ये नहीं लेना है, वो नहीं पीना है। तो आप क्या गुड़ खाना या हनी लेना या कुछ केसर पे जो बात करी जाए वो किस मंथ में लेनी चाहिए, वो आपकी डाइट से आप मेरे को सजेस्ट कीजिए, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेग्नेंट बच्चे हैं उन तक पहुंच सके। मेनली आपने जिन जिन सारी चीज़ों की बात करी ये बिल्कुल सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम गुड़ भी खा सकते हैं और हम केसर भी ले सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं इंडिया में क्या होता है, हम उसको ओवर करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, अगर डॉक्टर ने बोला है तो मैं इतना खाऊंगी कि बिल्कुल उसी से सारा अच्छा हो जाएगा। तो मेनली अगर आप बैलेंस डाइट के साथ कोई भी चीज़ मॉडरेशन में ले रहे हैं ना, गुड़ की क्वांटिटी हमें कितनी रखनी है, नॉर्मली जो एक छोटा सा लाइक हम 2 इंचेस का एक पीस मान सकते हैं, चाहे आप उसको घी गुड़ के साथ रोटी के साथ खा लें। आपने जैसे बताया अगर कोई घी नहीं खाना चाहता है या नॉर्मल रोटी के साथ नहीं, तो आपने कहा जैसे हम उसको पानी में डाल दें, सुबह उसको ले लें। फॉर्म आप डिसाइड करें, क्वांटिटी जो है वो मॉडरेशन में। ऐसे ही केसर के दूध के लिए कहते हैं कि सिर्फ लास्ट महीने में ही करना है। मेनली आपको पहले ही समझना है कि केसर का दूध लेना क्यों है, इसका कोई कॉम्प्लेक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है ना। हमारा जो बेबी का कॉम्प्लेक्शन है वो हमारे जेनेटिक से आने वाला है, बट केसर एज सच रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। बिल्कुल, इस पे बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अगर हम नॉर्मली केसर ले रहे हैं तो हमारी जो स्किन है, हमारा ब्लड है, वो प्यूरिफाई होगा, स्किन अच्छी रहेगी। साथ ही क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो वो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है। तो नॉर्मली जब हमारा ट्रेडिशन है कि हम हमेशा केसर को दूध के साथ लेते हैं, तो आप केसर वाला दूध जो है वो नॉर्मली अगर आप 2 से 4 स्ट्रैंड पूरे 1 ग्लास दूध में ले रहे हैं तो वो आप हमेशा भी ले सकते हैं। इसका ट्राइमेस्टर वाइज कोई कंसर्न नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में लेना है या 3rd ट्राइमेस्टर में ही लेना है। तो केसर का दूध भी अगर आप नॉर्मली जो हमने बात करी उतना सा ले रहे हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं। नॉर्मली केसर जो है वो कलर तो देगा ही, साथ में उसकी जो हेल्थ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही हल्दी वाला दूध भी है ना, हमें ऐसा लगता है कि हल्दी वाला दूध भी हम पी सकते हैं कि नहीं, तो हल्दी इज ऑल्सो ईयर लॉन्ग पी सकते हैं आप, पूरी प्रेगनेंसी में पी सकते हैं, पोस्ट डिलीवरी भी पी सकते हैं। और नॉर्मली इसी तरह से जिनको हल्दी वाला दूध नहीं सूट हो रहा है वो सौंठ वाला भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली हर एक इंडियन स्पाइस जिस तरह से हम लेते आए हैं, चाहे वो स्वीट्स में, डेजर्ट्स में हो, चाहे घी के साथ हो, चाहे दूध के साथ हो, या जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज है उसमें वो साइंटिफिक हो जाता है। और जब क्वांटिटी हम मॉडरेट रखते हैं तो वो हमारे लिए पूरी प्रेगनेंसी में कहीं भी कोई नुकसान ना करके ज़्यादा फायदा ही करता है। बिल्कुल। वो तो कहेंगे ना कि अति हर चीज की बुरी होती है जी। तो पूरा
मतलब जैसे भी डॉक्टर फ्योनिका जी ने बताया कि पूरा मॉडरेट करके आपके हिसाब से और आपकी बॉडी किस तरह से उसमें ले सकते हो, कैसे आपको सूट करती है उस हिसाब से आपको लेना है। एंड नेक्स्ट हम उस पर आते हैं कि पोस्टमार्टम में जहाँ ये कहा जाता है ना कि अजवाइन का पानी, क्योंकि मैंने आपका एक सेशन सुना था और शायद वहां मैं उपस्थित भी थी, तो अजवाइन का पानी है, जीरे का पानी है, एंड अजवाइन सीड्स लेने में है, अजवाइन के लड्डू हैं, जो पोस्टमार्टम में जो एक हमारी पूरी प्रॉपर ट्रेडिशनल के हिसाब से जो तैयार किया जाता है, वो शायद आप अपनी बच्चियों को सजेस्ट भी करते होंगे, तो वो किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हम अजवाइन की प्रॉपर्टीज देखें, स्पेशली वाई न्यू मॉम्स के लिए अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन स्ट्रगल होता है हर एक न्यू मॉम का कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़े। तो जब आप अजवाइन का किसी भी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, चाहे हम अजवाइन वाटर लें, नॉर्मली क्या होता है अगर हमारी डिलीवरी जो है सी सेक्शन है तो यूजुअली इनिशियल 15 डेज थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जहाँ पे हम फैट थोड़ा कम लेने के लिए लेते हैं। तो वहाँ पे अजवाइन को डिफरेंट फॉर्मेट में जैसे फूड के साथ या पानी बना के अगर हम लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी है तो हम सीड्स भी ले लें, हम सीड्स भी ले लें रोस्ट करके, या फिर हम लड्डू फॉर्म में ले लें। बहुत से लोग गुड़ के साथ भी लेते हैं अजवाइन को ना। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस है जब आप अजवाइन लेंगे तो सबसे पहले तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एनहांस होगा। कैसे होता है, नॉर्मली जो हार्मोन्स मिल्क सप्लाई एनहांस करने में योगदान देते हैं, अजवाइन के अंदर उसी तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपके ब्रेन को इस तरह के सिग्नल देता है दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दैट हार्मोन्स मोर, जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, है ना, जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। जैसे ही हम अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क जो है सप्लाई बढ़ेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, तो मेनली हमारा यूट्रस जो है वो साथ साथ में क्लेंज होते जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एनहांस होनी चाहिए, साथ साथ में यूट्रस जो पूरे 9 मंथ्स में अपने साइज से काफी बढ़ गया था, अब उसको वापस नॉर्मल साइज में जाना है। तो जैसे जैसे हमारा फीडिंग बढ़ती जाती है वैसे ही हमारा यूट्रस बैक टू नॉर्मल आता है। उसके अलावा एक जो बहुत मेन कंसर्न है फीमेल्स का, वो है मेरा पेट तो नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, तो अजवाइन जो है वो उनके फैट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज जो बहुत कॉमन हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना ज्यादा होगा, है ना, आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे पोस्ट डिलीवरी। एटलीस्ट इनिशियल 7 to 10 डेज हम थोड़ा सा बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करने में लगेगा हमें। तो उस टाइम पे हमें खाना तो पूरा ही खाना है, लेकिन उसी टाइम अगर मुझे गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर मुझे तकलीफ होगी। तो अजवाइन एक इतना अच्छा इंडियन स्पाइस है जो हमारे सारे डाइजेस्टिव इश्यूज को जो है साथ के साथ ही एड्रेस कर रहा है। तो अजवाइन को मैं कहूँगी कि हर एक न्यू मॉम्स को अपने पोस्टपार्टम फेज में ज़रूर लेना चाहिए। फॉर्मेट यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम डाइटिशियन या जो आपको गाइड कर रहे हैं उनसे, बट अजवाइन इज़ वेरी वेरी गुड एंड मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस दोनों ही इसको प्रमोट करते हैं। तो डॉक्टर फ्योनिका जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है और जो ये मॉडर्न डाइट है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? एंड बहुत सारी जो आजकल जो मैंने देखा है कि इंटरनेट पे बता दिया, या जो बाहर के लोग जो खा रहे हैं उसको हमारी बच्चियां बिना कुछ जाने, क्योंकि हम ये कहते हैं कि गूगल सब जगह तो सही नहीं होता है, कई बार हम रास्ते के लिए भी लेते हैं लेकिन वो भटका देता है। तो कितना साइंटिफिक रीजन के हिसाब से कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये आप ज्यादा बेटर समझा पाएंगे बच्चियों को कि किस तरह से हमको मॉडर्न साइंस को और हमारे जो पुराने नुस्खे हैं, ट्रेडिशनल डाइट है, उसको एक साथ लाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने आजकल देखा है जब भी हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है सोशल मीडिया में और बाकी चीज़ों से। और अगर हम कंपेयर करें तो जो ट्रेंड्स इंटरनेशनली आते हैं वो एक्चुअली इंडिया में ऑलरेडी फॉलो हो चुके हैं या हमने किए हैं। हम उसको उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर जो मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारे खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एक रेगुलेटेड अमाउंट में होने चाहिए, या फाइबर है और वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। हम ट्रेडिशनली देखते हैं तो जो एक इंडियन थाली है ना, नॉर्मली उसमें जो हम रोटी के साथ एक सीजन की सब्जी लेते हैं, दाल ले रहे हैं, दाल नॉर्मली घी में छौंकते हैं हम, है ना, साथ में चटनी होती है हमारे यहाँ ना, सैलेड्स भी आजकल ट्रेंड में आ गए हैं, या साथ में हम इस तरह का कुछ होता है। तो हमारा जो एक नॉर्मल खाना है उसमें ये सारी चीज़ें आ गई है ना। हमारी रोटी या राइस जो भी हम खा रहे हैं वो कार्ब्स है, हमारी दालें हमें प्रोटीन दे रही हैं, नॉर्मली सीजनल वेजिटेबल्स जितनी सारी हैं वो हमें फाइबर्स दे रहे हैं, और उसमें हमें मिनरल वाइटामिन मिल जा रहे हैं, है ना। सैलेड्स वर नॉट अ ट्रेंड ऑफ इंडिया, है ना, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर
चीज़ों को मतलब सब्जियों को कुक करके ही बताया गया है। साथ में चटनी, पापड़, अचार एंड ऑल को ज़्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंस दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल। एंड एक्चुअली अगर हम देखें तो इनका इंक्लूजन जो है एक लिमिटेड अमाउंट में है ना। हम नॉर्मली कितना सा पिकल या कितनी चटनी या कितना पापड़ लेते हैं, वो एज एन एपेटाइजर काम करता है। मतलब हमारी जो अग्नि है, हमारा जो डाइजेशन है, उसको भी डाइजेशन है। बेटर करता है, साथ ही फूड को प्लीजिंग बनाता है ना। और इंडियन फूड जो है उसमें वैरायटी काफ़ी सारी है ना, आपको मोनोटोनी नहीं आएगी ना। नहीं वी आएगी, हैव अ लॉट बिल्कुल। ऑफ वैरायटीज। हमारे पास दाल्स में इतनी वैरायटी है, दाल्स नहीं लेनी है तो इन डिफरेंट रीजन्स दे हैव सो मेनी रेसिपीज मेड विथ लेंटिल्स, है ना। उसके साथ साथ उसकी जो कॉम्बिनेशन है, जब भी हम राजमा खाते हैं तो साथ में राइस लेते हैं ना, हम बिल्कुल राजमा के साथ बिल्कुल। राइस खा रहे हैं या दाल के साथ चावल ले रहे हैं या दाल के साथ रोटी ले रहे हैं। तो जो मॉडर्न साइंस कहता है कि प्रोटीन की पूरी बायो अवेलेबिलिटी के लिए उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, तो हमारा साइंस ऑलरेडी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। हमारे इंडियन ट्रेडिशंस जो हैं, नॉर्मली जो हमारी दादी नानी के प्रॉपरली जो ट्रेडिशंस हैं ट्रेडिशन, ना, बिल्कुल आप बिल्कुल। जिस भी रीजन से है ना, साउथ में कल्चर डिफरेंट है, नॉर्थ में अलग है, वेस्ट में अलग है, अलग है, ईस्ट में बिल्कुल। अलग है। बट जो भी चीज़ें हमारी दादी नानी और मदर जो फॉलो कर रही हैं, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, while we are pregnancy, planning our pregnancy और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। नॉर्मली मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है, बट जब भी हम किसी ट्रेंड को फॉलो करें तो हमें देखना है कि उसका रिसर्च बेस, डेटा बेस या ऑथेंटिसिटी कितनी कितनी है है? ना। जैसे एक ट्रेंड है कि अगर हमें लेबर जब हमारा नज़दीक हो तो अगर हम डेट्स खाते हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो वो एनहांस हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल, मुझसे पूछते भी पूछते हैं भी। कि क्या मैं पपीता लेना स्टार्ट कर दूं, उससे जल्दी हो जाएगी या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या मैं डेट्स लेना स्टार्ट कर दूं, बिकॉज उस तरह के ट्रेंड्स वो देखते हैं। बट कितना किसने लिया और उनको कितना फायदा हुआ वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है ना। कई बार ये चीज़ करने में हमारे नॉर्मल लेबर हो या नहीं हो, हमें डाइजेस्टिव अपसेट जरूर हो जाता है ना। तो आई ऑलवेज से आप एक बार जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए, उनका नॉलेज जो है ना, उनकी वो कहाँ से इस चीज़ को ले रहे हैं, उनके पास उसका कितना रिसर्च बेस है, वो देख के उसके बाद ही ट्रेंड्स फॉलो करें। देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट इन एनीथिंग, है ना। तो हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी और वो खराब, या वो बहुत अच्छी खराब, ऐसा नहीं है। आप जब भी कंपैरिजन करेंगे और हमारी बॉडी के लिए क्या सूट होता है, हम आयुर्वेद में तो हर एक बॉडी टाइप अलग अलग बताया है, बिल्कुल। इसीलिए डाइट का भी जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे बॉडी को, हमारे यहाँ कौन सा सीजन चल रहा है, मैं किस जगह पे रहती हूँ, मेरी डाइजेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो जनरल जो चीज़ मेरे पे अच्छी मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी करें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छा है आप अपने लिए हर एक चीज़ कस्टमाइज़ करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, डाइटिशियन की सलाह लें। जब भी आप कुछ नया चीज़ कर रहे हैं तो हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। जैसे आपके पास भी जैसे आते होंगे तो आप भी शायद कस्टमाइज़ ही बनाते हैं। बिल्कुल। हम एक रेगुलर 15-20 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है विथ अ प्रेग्नेंट फीमेल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, कि मेरी कौन सी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है। किसी का एपेटाइट अप हो सकता है, किसी का डाउन, है डाउन ना, हो किसी सकता को है। बहुत नौशिया हो सकता है, किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन। तो इसीलिए जब हम कस्टमाइज प्लान्स में जाते हैं या हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा होता है। जैसा डॉक्टर फियोनिका जी आपने बताया कि कस्टमाइजेशन पे, और मेरे यहाँ नुस्खा में प्रॉपर काम ही यही होता है कि हम बच्चियों के बॉडी टाइप से पूरा कस्टमाइज करते हैं। और हमारा पोस्टमार्टम जो होता है उसमें तो हम उनसे एक मदर केयर फॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद उनकी पूरी बॉडी टाइप हम जानते हैं। पूरा आयुर्वेद कहता है वात, कफ और पित्त, उस पे चलता है। अब बहुत सारी बच्चियां कहती कि नहीं मेरे शरीर में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमें ये कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद अजवाइन खानी तो है, पर उसको किस तरह से खानी है। अगर किसी बच्ची वो कहती कि नहीं मेरी तो बॉडी में बहुत हीट है, सर्दी होती है तो भी मैडम मुझे बहुत हीट रहती है, तो उसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के खिलाएं हम कि उसके बॉडी को बैलेंस किया जाए। तो जहां तक कस्टमाइजेशन नुस्खा ने, ये तो है, हम ये कोशिश करते हैं पूरी कि हर बच्ची को उसकी बॉडी के हिसाब से हम कस्टमाइज करके दें। तो मैं मानती हूँ कि जब डाइटिशियन भी ये कह रहे हैं कि कस्टमाइज होने के बाद, आपकी बॉडी टाइप बनने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छा ही है ये तो। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम जिस रीजन में रह रहे हैं, जैसे आपके पास सिर्फ यहाँ से नहीं बाहर से भी होते होंगे, बिल्कुल। तो हम जिस रीजन में रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है। तो कस्टमाइजेशन एक बहुत
बेसिक चीज़ है जो प्रेगनेंसी में ज़रूरी होती है, एंड अगर आप उसको कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी, है ना। जैसे हमने बात करी अजवाइन सबके लिए अच्छी है, लेकिन आपने जैसे कहा कि लेना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हर अच्छी चीज़ जो है वो हर किसी को उस फॉर्म में सूटेबल नहीं होती जैसा हम उसको देख रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। तो जब आपके पास आते होंगे तो जैसे आपने कहा कि आप उनको किस फॉर्म में लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आयुर्वेद में बताया गया है कि हर एक चीज़ को किस समय पे लेना है, किसके साथ लेना है, कैसे लेना है। तो बहुत अच्छी चीज कर वही रहे वाली हैं बात है ना कि जब इंडिया में सर्दी है तो कहीं ना कहीं विदेश में कहीं तो गर्मी होगी, क्योंकि बहुत बार यहाँ सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो हमें बनाना कैसे कि उस वक्त वहाँ के वेदर में उनको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको बना के सर्व करते हैं कि नहीं, जो भी है आपके वेदर को एंड आपकी खुद की हेल्थ की कंडीशन को देख के ही हम उनको तैयार करते हैं। सारे सवाल जवाब के बाद बच्चों को वैसे बहुत कुछ आंसर तो मिल ही गया होगा, पर जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है उसको इस खान पान से हम किस तरह से उनको रिकवर करवाएं एंड कैसा उनका हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जिससे मैं तो ये चाहती हूँ कि वो बच्चियां उस तक पहुंचे ही ना, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि पुराने जमाने में कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता था, ये आज की जनरेशन में है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि आप और हम मिलके कुछ ऐसा हमारी नई जनरेशन के लिए करें कि ये डिप्रेशन जैसा शब्द ही नहीं आए उनके बीच में। दिस थिंग्स इज गेटिंग वेरी कॉमन, हम सुनते आ रहे हैं, पहले भी होता था नॉर्मली। इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। जब आप एज अ न्यू मॉम आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी सारे आते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हार्मोन्स काफ़ी सारा हेल्प कर रहे थे आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में, अब उनका लेवल जैसे जैसे कम हो रहा है तो आपको मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसमें लोज भी आते हैं, हाइज भी आते हैं। मेनी टाइम्स आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है ना, आपकी बॉडी पेन में है, आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, अच्छी सी स्लीप नहीं मिल रही है, अभी ब्रेस्ट फीड प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो कितनी सारी चीज़ें साथ में चलती जा रही है। एंड उस टाइम पे अगर हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, नॉर्मली इंडिया में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि आपके एल्डर्स, आपकी फैमिली साथ में होती है सपोर्ट के लिए। सबसे ज्यादा आपके पार्टनर होते हैं, आपके इन लॉज, आपके मदर होती हैं। तो पहला अच्छा तरीका है हम जैसा फील कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, है ना। अगर मुझे डिप्रेसिव लग रहा है, मुझे कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, तो समझना है कि ये एक फेज है, मुझे रोना आ रहा है या बिल्कुल, बहुत सारी बच्चे कहती है मैम मुझे कोई कारण नहीं है लेकिन मुझे रोना आ रहा है। एंड ये समझना है कि आप अकेले नहीं हैं, ऐसा सिर्फ आपको नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर मदर को होता है ना। और अगर हम समझते हैं कि ये एक फेज है मेरी लाइफ का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे मदरहुड में तो ये फेज चला जाएगा। उसमें फैमिली का, हमारे पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। हम ऑलरेडी परेशान हैं, साथ में हमारे साथ वाले लोग, आपको बच्चे को पूरा दूध नहीं मिल रहा है, वो भूखा ही रह रहा है, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है न्यू मॉम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने का, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो माँ को करनी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो साथ के लोग ज़रूर कर सकते हैं। पार्टनर हेल्प कर सकते हैं बर्प करने से लेके, बाकी और फैमिली मेंबर्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे का ध्यान रखने में। तो मदर को जितना हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, साथ ही उनको सपोर्ट और अश्योरेंस देना है, क्योंकि आप तो उस फेज से गुजरे हुए हैं। जो लोग एल्डर्स हैं फैमिली में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा। हमें पैनिक नहीं करना है, हमें बताना है उन्हें कि होता है, एंड अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब चीज़ें बेटर होंगी। और इसमें हमारा डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही जैसे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार के बारे में बताते हैं, उसी की बहुत सारी चीज़ें जो है पोस्ट डिलीवरी भी, जैसे आप डे 1 से डीप ब्रीदिंग है, और फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स थोड़ा सा प्राणायाम है, साथ ही मेडिटेशन है, इस तरह की चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेंगी। न्यूट्रिशन में जब हम बात करते हैं तो जब हमने स्टार्टिंग में भी इसकी बात करी थी कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, और इसी तरह की और भी जो भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं, जब वो हम लेते हैं तो वो हमारे मूड को बेटर करते हैं, है ना। हम नॉर्मली आयुर्वेदा हर्ब्स की एक खास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मॉड्यूलेशन में बिलीव करती है। मतलब आप एंग्शियस हैं तो भी आपको नॉर्मल करेंगे, डिप्रेस है तो भी। तो ब्राह्मी जो है, अगर आप ओवर एंग्शियस है तो भी काम करती है, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है, लो लग रहा है, तो भी मुझे नॉर्मलाइज करेगी। सेम ऐसा ही शंखपुष्पी के साथ भी होगा, है ना। तो हर एक जो हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों तरह से काम करती है, हमारे हर्ब्स भी। साथ ही जो हमने अभी बात करी कि सपोर्ट एंड ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसमें सबसे ज़्यादा पार्टनर के सपोर्ट को बताती हूँ कि फादर का रोल जो है वो यहाँ से ज़्यादा, मदर ने तो 9 months कर लिया एंड मदर इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बेबी, है ना।
बट बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट जो है वो अगर हमारी फैमिली या हमारे पार्टनर हमें दे देते हैं, तो जो ये डिप्रेशन वाली कंडीशन है ना, और नॉर्मली डिप्रेशन यानी हम उसको डायग्नोस ऐसे कोई मैं बता नहीं सकती कि डिप्रेशन मुझे कैसा फील हो रहा है। हो सकता है मेरा डिप्रेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ। मेनली हमें जैसा लग रहा है, लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है, ये हर एक अलग अलग लोगों के लिए ये सब कुछ डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और समझना है कि ये, और जब भी हमें लग रहा है 1 या 2 वीक में हमें सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी बेटर फील नहीं हो रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना। पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से करें। इफ़ दे नीड समबडी एल्स टू काउंसिल यू, तो फिर आप काउंसलिंग भी लें, है ना। एंड कभी भी हमें झिझकना नहीं है इस चीज़ से कि ये तो सबके साथ हो रहा है, इसमें डॉक्टर की क्या नीड है। अगर मुझे लग रहा है कि वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ये सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आई एम नॉट फीलिंग द सेंस ऑफ वेलबींग। सेंस ऑफ वेलबींग ऐसा होता है कि मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है, जो चीज़ें साथ में हो रही हैं मेरे साथ, मैं उसके साथ सिंक में हूँ। अगर ऐसा कुछ है कि जो चल रहा है मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस नए इन्वायरमेंट में सेट नहीं हो पा रही हूँ, बेबी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, सब चीज़ें मैंने ट्राई कर ली, तो प्लीज़ डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। और अभी तो जैसे हमारी गवर्नमेंट ने वैसे भी कहते हैं ना, अगर डिलीवरी होती है तो फादर को भी छुट्टियाँ, मदर को 6 महीने की, लेकिन एटलीस्ट महीने भर की छुट्टियाँ तो फादर को भी मिलती है कि अपनी वाइफ को, जब वो बिल्कुल ऐसे पीरियड में है जब उसको वाकई में आपकी नीड है, तब आप पूरा सपोर्ट कर सको। बाकी क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ आई है, जहाँ न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है अभी, फिर भी न्यूक्लियर फैमिली में मदर इन लॉ है या मदर है, कोई तो जाके सपोर्ट होता ही होता है। तो डॉक्टर फ्योनिका जी, हमने ऑल ओवर सारी बात कर ली कि प्रेगनेंसी से लेके पोस्ट प्रेगनेंसी तक, पर मैं चाहूंगी कि कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने तक कोई आप छोटे से शब्दों में हमारी बच्चियों को कुछ ऐसा दे दो कि उनके दिमाग में क्लिक हो कि हाँ, हमें ये करना है। सबसे पहले आई विल सजेस्ट ऑल द कपल्स कि हमारी जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए, है ना। बिफोर एटलीस्ट 3 months यू शुड हैव ऑल योर ब्लड टेस्ट डन, है ना। जब भी हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ये हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो ये हमेशा दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, और दोनों हर तरह से प्रिपेयर्ड हो उस टाइम पे हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इसमें आजकल जो एक कॉमन चीज हो गई है, एज फैक्टर, मैं उस पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट एट एनी एज व्हेन यू फील यू आर कॉन्फिडेंट इन योर होल बॉडी एंड मेंटली, उस टाइम पे एक तो हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने ब्लड टेस्ट सारे कराने हैं, और साथ ही 3 months पहले से तैयारी करनी है, जिसमें हमारे प्रीनेटल विटामिन्स आ जाते हैं, और हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल सुधरनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, जैसे हमारी बॉडी और बॉडी सिस्टम है, उसी टाइप का हमारा स्पर्म और ओवम की क्वालिटी रहेगी। तो हम प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी बेबी के लिए कितनी सारी चीजें करें, सबसे पहले जो बेस बन रहा है वो हमें तैयार करना है। वही वाली बात है ना कि किसान अगर बीज उगाता है तो पहले जमीन को तैयार करता है, तो वो जमीन तैयार करनी है, सो दैट जो हमारे बीज हैं वो हेल्दी होंगे, तभी जो हमारा आने वाला पेड़ है वो हेल्दी होगा। तो एक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल, बोथ लाइक मेल एंड फीमेल पार्टनर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका डाइट, दूसरा आपका लाइफस्टाइल, और साथ में कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, है ना। अगर हमारा डाइट न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमारी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी की हाफ प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही लाइफस्टाइल, मैं हमेशा कहती हूँ प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कपल को अपना एक बेटर वर्जन बनाने में ना। तो जो चीज़ें, जैसे अगर मुझे सुबह उठना चाहिए, मैं बहुत समय से उठना चाह रही थी, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। एज अ कपल आप दोनों साथ में उठें, वॉक्स पे जाएं, अपने खाने की टाइमिंग्स को रेगुलेट करें, सोने का टाइम रेगुलेट करें, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी। आपके डॉक्टर ने आपको जिस भी तरह की एक्टिविटी सजेस्ट करी हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस ट्राइमेस्टर में है, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है, वॉक, योग, स्विमिंग और वॉट एवर काइंड ऑफ डिफरेंट, आजकल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं टू स्टे फिट। सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेबर से रिलेटेड या नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं होती। डिलीवरी नेक्स्ट स्टेज की चीज़ है, पहले मदर को खुद फिट रहना है ना। तो प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में जितना डाइट का इंपॉर्टेंस है, उतना ही हमारा फिजिकल एक्टिविटी का है, उतना ही अच्छी लाइफस्टाइल का है। और इसमें सिर्फ मदर को नहीं करना है, ये जो फादर बनने वाले हैं उनको भी हर जगह साथ देना है। तो हमारा जो खाना है वो दोनों का साथ में हो और हेल्दी हो और न्यूट्रिशियस हो, है ना। हमारी लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल अच्छी हो, अगर हम रात को 12, 1, 2 बजे सोते हैं काम फिनिश करके, तो हमारी टाइमिंग को हम रेगुलेट करें, मॉर्निंग में जगने की टाइम से लेके, और हमारे लाइफस्टाइल में उन सारी चीज़ों को करें जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो मेडिटेशन हो, अफर्मेशन हो, मंत्रा चैंटिंग हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। नॉर्मली हम इसको गर्भ संस्कार कहते हैं, जो कपल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना चाहिए, तो आप उसको फॉलो करें। तो हमारी जो ये जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी, और वो सारे संस्कार या वो सारी चीज़ें जो अभी हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेबी की डेवलपमेंट में और उनके संस्कारों में, उनके ब्रेन में जो है वो साथ साथ में एम्बेडेड हो जाएगी। तो हमारा जो बेबी है वो ऑप्टिमल डेवलपमेंट के साथ इस वर्ल्ड में आएंगे। और पोस्ट डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, मदर ने बेबी को कैरी किया और इस वर्ल्ड में लेके आई, अब उसको आगे जो चाहिए बहुत सारा और सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ पार्टनर, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फीमेल्स को हर तरह से सपोर्ट करें, फिजिकली उनको रेस्ट देने से लेके मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना, और साथ ही उनका डाइट लाइफस्टाइल का ध्यान रखना। जो ज़्यादातर इंडियन ट्रेडिशन में जापा जो टाइम होता है 45 डेज सूती का परिचर्या कहते हैं उसको, बिल्कुल। तो वहाँ पे आप बिल्कुल अलग जगह होते हैं, शांति से रहते हैं, बेबी का ध्यान रखते हैं और अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करना है। दिस वॉज समथिंग, मुझे लगा कि बहुत शॉर्ट में मैंने हर एक स्टेज में, अगर कोई ऐसा है यहाँ पर जो प्लानिंग कर रहा है, चाहे आप खुद प्रेग्नेंट हैं या अभी न्यू मॉम बनने वाले हैं, तो सबके लिए शायद कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मैंने शेयर करी है, एंड इट हैज़ बीन यूजफुल आई गेस इन सम वे। सो थैंक यू। बिल्कुल, और आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट में जाके लिखें, एंड वो आंसर मेरे द्वारा या डॉक्टर फियोना के द्वारा आपको जरूर पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए आपकी जर्नी के लिए पूरी, क्योंकि एक माँ और पिता जैसा बच्चा चाहते हैं संस्कारवान वैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए जैसे कि डॉक्टर फियोनिका ने बोला कि कंसीव करने की प्लानिंग से लेके एंड डिलीवर करने तक आप दोनों का आपसी सपोर्ट, परिवार का पूरा सपोर्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज फॉलो करें इसको। थैंक यू।